सरकारी जानकारी 1 मिलियन में स्वागत है। आज हम सीआईएसएफ की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानेंगे जो फायरमैन कांस्टेबल के बारे में होगा। आज हम सीआईएसएफ के जो कांस्टेबल है फायरमैन का, उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको हम हल करना चाहेंगे, जो इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम बता देना चाहता हूँ मैं कि जो सीआईएसएफ का जो फिजिकल हुआ उसमें करीब 17 लाख लड़के भर फॉर्म डाले थे, जिनका करीब 12 लाख लड़कों का रिजेक्ट हो गया था और तकरीबन करीब 5 लाख लड़कों का फिजिकल हुआ है, जिसमें से करीबन 3 से 4 लाख लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। अब वो 3 से 4 लाख लड़कों का पेपर होगा जो कि रिटर्न होगा। वो करीब जो इसका डेट अभी निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन यह निर्धारित बता दिया गया है कि यह दिसंबर या जनवरी में करवा दिया जाएगा। तो इसी हिसाब से हम आज इसका सेशन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पर होगा। तो आज के सेशन के आज हम जो जीके का जो क्वेश्चन होगा आज जो इस प्रकार होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया प्रथम विधायी हस्तक्षेप निम्नलिखित में से कौन सा है? जो कि आपके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1813 का चार्टर एक्ट, और सी है 1833 का चार्टर एक्ट, और डी है डिक्लेरेटिव एक्ट। चूँकि आपको ये इन जो ऑप्शन हैं उनके चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ये स्वाभाविक सी बात है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है वो 1773 ईस्वी में आता है, जो एक विधायी कानून के रूप में आता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो नियम होते हैं, जो नियम कानून होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो हटाकर वो अब उस पर ब्रिटिश रूल लगा दिया जाता है। और ये जो 1813 का चार्टर एक्ट होता है उसमें कंपनी के जो वाणिज्य अधिकार होते हैं उनको छीन लिया जाता है। मतलब 1813 में जो होता है वो एक कानून द्वारा कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। और 1833 का जो चार्टर एक्ट होता है उससे कंपनी के जो कंपनी होती है उसे एक ट्रस्ट के रूप में बना दिया जाता है, एक ट्रस्ट हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 ईस्वी में होता है। 1773 ईस्वी में इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है और यह पास हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 8 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतःकालीन सरकार की स्थापना की। यह स्थापना कहाँ हुई? इसके ऑप्शन है टोक्यो, सिंगापुर, रंगून, बैंकॉक। चूँकि ये जो ऑप्शन है ये एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चूँकि आपको इनके बारे में जानकारी लेना चाहिए। देखिए, टोक्यो में जो हुआ था, टोक्यो में टोक्यो में नेताजी ने भाषण दिया था वो रेडियो से। टोक्यो में रेडियो से भाषण दिए थे, जिसमें से उन्होंने कहा था कि मेरे देशवासियों मेरा साथ दो। यही सब उन्होंने रेडियो पर भाषण दिया था। चूँकि टोक्यो पड़ता है जापान में, और जो सिंगापुर होता है, सिंगापुर में ही इन्होंने अंतःकालीन भारत सरकार की स्थापना की। मतलब कि जो भारत की सरकार होती है स्वतंत्र भारत की, उनकी स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। सिंगापुर कहीं 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 जो ये 8 अक्टूबर है, कहीं कहीं यह 21 अक्टूबर दे देता है। क्योंकि इससे घबराना नहीं है, बस आपको 1943 याद रखना है और अक्टूबर का महीना, बस इतना याद रखेंगे आपका सिलेक्शन पक्का है। और अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सचिवालय किस नगर में अवस्थित है? देखिए, जो सार्क देशों का मीटिंग जो होता है उसका मीटिंग भारत ने ही शुरुआत की थी। मतलब इसकी पहल भारत ने सार्क देशों की पहल शुरुआत की थी। तो इसमें भारत में शुरुआत किया था, लेकिन इसका मुख्यालय बनाया गया था नेपाल में काठमांडू। नेपाल में काठमांडू।
नेपाल में काठमांडू, चूँकि नेपाल काठमांडू की राजधानी है, तो नेपाल में काठमांडू, नेपाल में है जो कि काठमांडू है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें ध्यान देने वाली योग्य बातें ये हैं कि इसमें करीब 8 से 9 देश आते हैं, और यह नई दिल्ली 8 से, इसमें देशों की संख्या है करीबन 8 से 9, 8 से 9 इन देशों की संख्या है। और ये देखेंगे कि नई दिल्ली, इस्लामाबाद, काठमांडू और ढाका, ये चारों के चारों किसी न किसी एक देश की राजधानी है। ये चारों के चारों एक देश की राजधानी है, क्योंकि नई दिल्ली भारत की हो जाएगी, इस्लामाबाद हो जाएगा पाकिस्तान का, काठमांडू हो जाएगा नेपाल का, ढाका हो जाएगा बांग्लादेश का। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था। तो देखिए, अब इसके पहले है, इसके सही आंसर हो जाएगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। सबसे पहले आपको ये जानना अवश्य है कि सीमांत गांधी का मतलब होता क्या है। सीमांत गांधी का मतलब होता है कि यह गांधी के समरूप, मतलब कि गांधी के समान ही काम करते थे। अधिकतर ये गांधी से प्रेरित थे, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। अब क्वेश्चन 5 को हम देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टॉर्नेडो, देखिए टॉर्नेडो एक प्रकार का जो चक्रवात ही होता है, जो आता है और रिहायशी इलाकों में आता है और तबाही मचाकर चला जाए। उतना खास भी तबाही नहीं मचाता है, फिर थोड़ा थोड़ा तबाही मचाता है। जो ये टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो है, यह एक तरीके से चक्रवात है। तो इसके ऑप्शन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, प्रति चक्रवात होते हैं, ताप चक्रवात होते हैं, वायुमंडलीय विक्षोभ होते हैं। तो इसके कूट में जो सही आंसर होगा उसे हम दे देंगे। तो पहला और दूसरा। देखिए, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यह जो होते हैं वह बहुत ही आराम से चक्रवात आते हैं और चले जाते हैं। तो इसके सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। अब छवा क्वेश्चन को हम देखेंगे कि छवा क्वेश्चन क्या है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, यह विकास परिषद, इसकी जो देश का निर्माण में, विकास में बहुत ही योगदान होता है। यह प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर कार्य करता है, और यह प्रधानमंत्री को समय समय पर अपडेट करता रहता है। मतलब जो पीएमओ है उसको अपडेट हमेशा करता रहता है कि आप ऐसे कार्य कीजिए, यह सही रहेगा, यह गलत रहेगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत के प्रधानमंत्री की एक सलाह समिति है, यह एक सलाह समिति है। बस इतना याद रखना है कि ये एक सलाह समिति है। और सातवां क्वेश्चन क्या है कि शरीर में कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। देखिए, इसके ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, वृक्क, तिल्ली। अग्नाशय, यकृत, वृक्क, तिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, यकृत। यकृत में ही, माफ कीजिए, यकृत। इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत में ही जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है, मतलब संग्रहित करता है। और अब 8वां क्वेश्चन है कि सौर परिवार में शनि किनके बीच आता है। देखिए, सौर परिवार में शनि बृहस्पति और यूरेनस के बीच में था। देखिए, यह बृहस्पति हो जाएगा,
बृहस्पति हो जाएगा, और ये शनि हो जाएगा, और इसके चारों ओर छल्ले हो जाएंगे, यह हो जाएगा यूरेनस। तो ये शनि हो जाएगा, ये बृहस्पति हो जाएगा, ये यूरेनस हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे और कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। आप आराम से हल कीजिए और आगे बढ़िए। इसी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।